हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शीयर फेलियर्स। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो तरजागी थ्योरी है उसमें जनरल शीयर फेलियर एज्यूम किया गया था, लेकिन क्या होता है जीएसएफ, इसी के अलावा और कौन से शेयर फेलियर्स होते हैं? तो टोटल 3 तरह के शेयर फेलियर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में आपको देखने के मिलते हैं। अब ये ना सिर्फ सॉइल बल्कि एक्चुअली हमारी जो फुटिंग है उस पर भी डिपेंड करता है कि शेयर फेलियर तीनों में से कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले तीनों के ही नाम मैं आपको बता देता हूं दैट द 3 टाइप ऑफ शेयर फेलियर। फर्स्ट वन इज द जनरल शेयर फेलियर, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे एज योर जीएसएफ। तरजागी ने यही एज्यूम किया था अपनी फुटिंग के फेलियर में। इसी के अलावा जो दूसरा नाम है दैट इज योर लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पर आगे चलकर हर बार एलएसएफ। और थर्ड टाइप ऑफ शेयर फेलियर जो हम लोग एज्यूम करते हैं दैट इज योर पंचिंग शेयर फेलियर। तो ये टोटल 3 तरह के शेयर फेलियर्स हैं। तीनों में से कौन सा होगा ये ना सिर्फ फुटिंग बल्कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कैसी है। तो अभी मैं यहाँ पर फुटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए अगर सॉइल को ही इंपॉर्टेंस देते हुए समझाना चाहूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनरल शेयर फेलियर की बात करता हूं तो ये देखने को मिलता है एक ऐसी सॉइल में जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इट ऑकर्स इन सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या है, काफी कम है। अच्छा, लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, सेटलमेंट इसमें ज्यादा नहीं होना है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर लिख सकते हो एज द डेंस सैंड। डेंस सैंड ऑफ कोर्स क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, मैं बोल सकता हूं डेंस सैंड में आपको ये जीएसएफ देखने को मिलेगा, या फिर इवन स्टिफ क्ले है, ओसी क्ले है, तो उसमें भी हम लोगों को यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमारी जो सॉइल है वो इनकंप्रेसिबल है तो क्या होगा, अगर किसी फुटिंग पे हम लोग मान लेते हैं ये है हमारी फुटिंग जिस पे हम लोग लोड इंक्रीज करना शुरू करते हैं, लाइक दिस इज योर सॉइल ग्राउंड लेवल, देन जरा एज्यूम करिएगा कि अगर आपने इस पर्टिकुलर फुटिंग पर लोड इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ये क्यू की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूं, तो पक्की बात है जब क्यू की वैल्यू बहुत कम होगी तो इस पर्टिकुलर फुटिंग के जस्ट नीचे वाली कुछ ऐसी सॉइल होगी जिसमें स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगी। बिकॉज जब यहां से लोड लगता है तो सॉइल पे ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बेस। हाँ, बेस से मैं जितना दूर जाऊंगा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी उतना स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी। तो अगर यहाँ पर लोड कम है तो एटलीस्ट पास वाला एक ऐसा जोन होगा सॉइल में जहां पर स्ट्रेसेस काफी ज्यादा होंगी, और जहां स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं उसी पर्टिकुलर जोन में चांसेस होंगे फेलियर के इन शेयर, क्योंकि स्ट्रेसेस ज्यादा तो शेयर फेलियर हो सकता है। सो इनिशियली क्या होगा, यहां पर आसपास का कुछ ऐसा एरिया होगा जिस एरिया में क्या होगा, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे। चलिए अलग कलर से बना के दिखा देता हूं दैट ये कुछ ऐसा जोन होगा जहां पर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन हाँ, अगर लोड और इंक्रीज करें तो ये जो पर्टिकुलर सॉइल है ये कैसी है, लो कंप्रेसिबिलिटी की है। लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये एकदम से सेटल नहीं करने वाली, और अगर एकदम से सेटल नहीं करेगी ये लोड लगाने पर तो पक्की बात है और एक्स्ट्रा लोड लगाया जा सकता है विदाउट एनी शेयर फेलियर। तो ऑफ कोर्स जब और लोड लगाओगे तो यही जो पर्टिकुलर स्ट्रेसेस है ये हॉरिजॉन्टली भी स्प्रेड होंगे, इस तरह से यहां से दोनों ही तरफ जाएंगे। तो हम देखेंगे, चलिए मैं दो तरफ इधर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए इधर ही दिखाना चाहूं तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेसेस है इनका इफेक्ट पक्की बात है ग्राउंड लेवल तक भी जा सकता है। हाँ यार, जाएगा बिल्कुल, लेकिन हाँ ग्राउंड लेवल पर जाते जाते यहाँ पर स्ट्रेसेस का इफेक्ट काफी कम होगा। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं कहीं देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सर अगर मैं जोन्स ऑफ फेलियर चेक करता हूं तो ये है फर्स्ट जोन ऑफ फेलियर, यहाँ आता है सेकंड जोन ऑफ फेलियर अकॉर्डिंग टू द तरजागी थ्योरी। तो ये सेकंड जोन ऑफ फेलियर होता है और ये होता है हमारा थर्ड जोन ऑफ फेलियर।
तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपने लोड इंक्रीज करते गए, सॉइल का फेलियर बिकॉज ऑफ सेटलमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि सॉइल कैसी लो कंप्रेसिबिलिटी की है, तो सेटलमेंट के कारण फेलियर नहीं होगा। जितना लोड लगाओगे ये बोलेगी लगा लो, मैं ज्यादा सेटल नहीं होने वाली। तो सॉइल क्योंकि लो कंप्रेसिबिलिटी की है, क्या बोलेगी, मैं ज्यादा सेटल नहीं होने वाली। तो लोड आप इंक्रीज करते जाओ, सॉइल में स्ट्रेसेस जरूर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और सराउंडिंग की पूरी सॉइल में हाई स्ट्रेसेस होंगे। इतने हाई स्ट्रेसेस होंगे कि इनमें से कोई भी पर्टिकुलर जोन में फेलियर होने की संभावना है। लेकिन इनिशियली जब थोड़ी सी ही सॉइल में ऐसे स्ट्रेसेस आएंगे तो फेलियर नहीं होगा। पूरी की पूरी जो सॉइल होगी यहाँ पर सराउंडिंग की इस तरह से जोन में, ये पूरी ही सॉइल में स्ट्रेसेस काफी हद तक डेवलप हो गए होंगे, इतने डेवलप हो गए होंगे कि जो सॉइल है वो सॉइल इलास्टिक स्टेट से कंप्लीटली प्लास्टिक स्टेट में भी आ जाएगी। क्या बोला मैंने, बिल्कुल आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ा है। कौन सा वाला ग्राफ याद होगा, मैंने इस तरह का ग्राफ बताया था, इस तरफ था स्ट्रेस, इस तरफ था स्ट्रेन। तो ये वाला ग्राफ देखा है अपन सभी ने, ये ग्राफ सभी ने देखा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ जब स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग बनाते थे तो ये वाला जो जोन था इसको क्या बोलते थे, आगे वाला इसको बोलते थे एज अ प्लास्टिक जोन। तो ऑफ कोर्स जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हमारी सॉइल भी क्या होगी, हमारी सॉइल भी इलास्टिक से प्लास्टिक जोन में आ जाएगी। और जहां प्लास्टिक जोन में आ गई तो जरा इस पर्टिकुलर ग्राफ को चेक करो, प्लास्टिक जोन में क्या देखने को मिलता है, दैट स्ट्रेन इज मोर। अब ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन जो है ये ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज कॉज करेगा। दैट मीन्स इफ द होल और मोस्ट ऑफ द सॉइल इज इन प्लास्टिक जोन देन वॉल्यूम चेंजेस और वॉल्यूम इंक्रीज विल बी मच। और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज है नीचे तो क्योंकि और सॉइल है ही, तो ऑफ कोर्स ये जो इस सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये कहां देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे तो और इंक्रीज हो नहीं सकता था वॉल्यूम। तो पक्की बात है ये जो पर्टिकुलर सॉइल है इधर हमें सराउंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, दैट देयर आर सम टाइप ऑफ बल्किंग और दैट इज ऑल्सो नोन एज हीविंग। सो इधर हीविंग या बल्किंग काफी हद तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, इसी को मैं बल्किंग नहीं बल्जिंग बोलता हूं, ठीक है। तो ये हीविंग या बल्जिंग यहाँ पर ग्राउंड सरफेस पे देखने को मिलेगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। लेकिन जब प्लास्टिक स्टेट में होता है तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि प्लास्टिक इज एक्चुअली नोन फॉर द रीअरेंजमेंट। तो प्लास्टिक बुलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, इजिली स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन फेलियर नहीं होगा, फेलियर शेयर में नहीं होगा। तो यहां अगर रीअरेंजमेंट इजीली हो सकता है इस पर्टिकुलर सॉइल में, मतलब स्लिपिंग हो सकती है, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारी फुटिंग है इसका ज्यादा सेटलमेंट होने के कारण फेलियर नहीं होगा, लेकिन इसका फेलियर किसके कारण होगा, बिकॉज ऑफ द ओवर टर्निंग। मतलब ये जो पर्टिकुलर हमारी फुटिंग है वो कुछ इस तरह से हो सकता है टिल्ट कर जाए, ठीक है ना। ये जो हमारी फुटिंग है ये इस तरह से ओवरटर्न करे जिसके कारण फेलियर हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ये हमें यहां पर समझ में आता है कि जो फेलियर होगा दैट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द ह्यूज सेटलमेंट और एक्सेसिव सेटलमेंट, बट दैट विल बी बिकॉज ऑफ द ओवर टर्निंग। तो चलिए यही सारे पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पर बोले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं एक एक करके यहाँ पर लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो कि यहाँ पर हमने अभी क्या क्या बातें करी हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट अपॉन द इंक्रीज इन स्ट्रेस, क्या देखने को मिल रहा है, अपॉन द इंक्रीज इन स्ट्रेस सेटलमेंट विल नॉट टेक प्लेस, सेटलमेंट ऑफ सॉइल विल नॉट टेक प्लेस। बट हाँ, अगर यहां पर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेसेस इन द सॉइल near footing will keep on increasing with increasing load। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो तीन तरह के मैंने जोन्स ऑफ फेलियर्स बोले हैं ये पूरे के पूरे डेवलप हो गए होंगे। दैट मीन्स ग्रेजुअली वी कैन हियर से दैट ग्रेजुअली क्या होगा यहाँ पर, zones of failures will develop completely
develop completely in such type of soil and failure। अच्छा, पूरे के पूरे जोन्स ऑफ फेलियर बन गए होंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सॉइल है धीरे धीरे क्या हुई, इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आ गई। तो चलिए इसको भी लिख देता हूं, दैट सॉइल विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक स्टेट, फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक स्टेट। तो ये जो पर्टिकुलर सॉइल है क्या हुई, धीरे धीरे इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि ये सॉइल अभी सेटल नहीं हो रही, मना कर रही है सेटल होने से। लोड बढ़ाया जाएगा तो पक्की बात है इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी, लेकिन जब प्लास्टिक स्टेट में आएगी तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इन प्लास्टिक स्टेट वॉल्यूम चेंजेस और स्ट्रेन विल बी मोर। सो लिख सकता हूं दैट इन प्लास्टिक स्टेट वॉल्यूम चेंजेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी हाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी हाई, और वॉल्यूम इंक्रीज काफी ज्यादा होगा। हेंस मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस वॉल्यूम इंक्रीज विल कॉज, क्या कॉज करेगा, ये बल्जिंग कॉज करेगा एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ bulging or heaving at ground level or heaving at ground level will take place, will take place। तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो ग्राउंड सरफेस पे ह्यूज हीविंग या बल्जिंग देखने को मिलेगी। ये एक और यहां पर पॉइंट हो जाता है हमारे जीएसएफ का। लेकिन एक बात समझना, यहां पर कब यहां पर स्लिपिंग होगी, तो जब मैक्सिमम सी और फाई एक्शन में आ गए होंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस जितना मैक्सिमम मिल सकता था उतना मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्लिपिंग हो जाएगी, बिकॉज सॉइल कैसी है, अभी प्लास्टिक स्टेट में है। सो व्हेन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सी एंड फाई आर मोबिलाइज्ड, जो एक्शन में आ जाती वैल्यूज उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलाइज्ड, देन मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, देन सॉइल फेलियर विल टेक प्लेस, सॉइल विल फेल इन shear causing slipping of footing on soil and will cause overturning। क्या कॉज करेगा वहां पर फाइनली, वो ओवरटर्निंग ऑफ फुटिंग कॉज करेगा। सो इन शॉर्ट में यहां पर लिख सकता हूं कि फेलियर किसकी वजह से होता है। सो फेलियर विल बी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, विल बी बिकॉज ऑफ ओवरटर्निंग और नॉट बिकॉज ऑफ, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सेटलमेंट। इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि भी सेटलमेंट सबसे कम होगा, लेकिन जहां पे भी C5 की मैक्सिमम वैल्यूज एक्शन में आई होगी, ऐसा दिख रहा है, तो पक्की बात है C5 की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही है मैक्सिमम जो आ सकती है। अल्टीमेट वैल्यूज जैसे ही रीच करेगी शेयर फेलियर होगा, और जहां शेयर फेलियर होगा वो फेलियर कैसे देखने को मिलेगा कि एकदम से जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि क्योंकि मेरे को C और फाई की मैक्सिमम वैल्यूज पता है एग्जैक्टली, पक्की बात है मैं पॉइंट ऑफ फेलियर एग्जैक्टली एक पॉइंट बता सकता हूं कि भैया ये है C और फाई की मैक्सिमम वैल्यूज और इस पर्टिकुलर स्ट्रेस पर फेलियर होगा। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट पॉइंट ऑफ फेलियर कैन बी इजीली लोकेटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि मान लीजिए आपने सेटलमेंट वर्सेस लोड का एक ग्राफ बनाया, इस तरफ मैं लोड दिखा देता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूं सेटलमेंट। तो देखो इनिशियली क्या पहले सेटलमेंट होगा, नहीं होगा, इनिशियली कोई सेटलमेंट यहां पर ज्यादा नहीं होना, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, सेटलमेंट कम है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फेलियर हो जाएगा, और वो पॉइंट आप एग्जैक्टली यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा नीचे ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं भी आएगा तो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वहां पर पक्की बात है चेंजेस देखने को मिलेंगे।
ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ फेलियर विच कैन बी इजीली लोकेटेड हियर, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है किसके लिए बनाया मैंने अभी यहाँ पर जीएसएफ के लिए ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ आप इजीली लोकेट कर सकते हो कि भाई जीएसएफ का है कि कोई दूसरे का है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ फेलियर लोकेट कर पा रहे हो। मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज फॉर योर जीएसएफ, दैट इज जनरल शेयर फेलियर। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी किसके बारे में, दैट इज अबाउट योर जनरल शेयर फेलियर। अभी बात करता हूं कि भाई लोकल शेयर फेलियर क्या होता है। सो व्हाट इज लोकल शेयर फेलियर? सेकंड टाइप ऑफ फेलियर कौन सा था? दैट इज लोकल शेयर फेलियर, ठीक है। देखिए, लेकिन लोकल शेयर फेलियर को समझे उसके पहले ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहां पर थर्ड टाइप ऑफ फेलियर दैट इज पंचिंग शेयर फेलियर को समझ लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पहले अगर दो एक्सट्रीम मोस्ट फेलियर समझ में आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट को आप इजीली समझ पाएंगे। तो पहले पीएसएफ को समझ लेते हैं, बाद में एलएसएफ के बारे में आप खुद भी बहुत हद तक बता देंगे। देखिए जरा, पंचिंग शेयर फेलियर कौन सी तरह की सॉइल में होगा, अगर मैं यही समझा दूं तो दैट ऑकर्स इन सॉइल ऑफ, it occurs in the soil of high compressibility, high compressibility वाली सॉइल में ये देखने को मिलता है। अच्छा, हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल में देखने को मिल रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस पे लोड लगाओगे आप सॉइल पर, देन इसमें एक और चीज का ध्यान रखना कि ये ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसी फुटिंग में, जो कि फुटिंग कैसी है, जिसका एरिया बहुत कम है और वो पंच कर सकती है, हमारी सॉइल को पंच कर सकती है, दैट मींस एकदम से उसमें सेटलमेंट हो सकता है। सो दैट इज मोस्टली इन द पाइल्स। सो ये जनरली किसमें देखने को मिलेगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल। मतलब एग्जांपल अगर मैं सॉइल का देता हूं तो वो कौन सी सॉइल हो जाएगी, सॉफ्ट क्ले हो सकती है या फिर लूज सैंड हो सकती है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर एक और बात बोली कि भैया जो फुटिंग है उस पे उसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि एकदम से सेटलमेंट या ज्यादा सेटलमेंट किसका हो सकता है, जो कि पंच करने वाली हो। तो पक्की बात है, पंच करने की बात कर रहा हूं, मतलब एक नुकीला आपको हथियार लेना पड़ता है तब जाके पंच होता है। भाई स्टेपलर भी ले रहे हो या कील भी ले रहे हो पंच करने के लिए, तो ऑफकोर्स क्या है, वो नुकीला है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स इसकी विड्थ ज्यादा नहीं होगी, तो पक्की बात इसको क्या बोल देंगे, डीप बोल देंगे। सो इट इज जनरली ऑकर्स इन कौन सी तरह की फुटिंग, इट जनरली ऑकर्स इन डीप फुटिंग और डीप फाउंडेशन और पाइल्स, ठीक है। सो अगर मान लीजिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई हाई कंप्रेसिबिलिटी की यहां पर वैल्यू है हमारे सॉइल में, तो जब आप लोड इंक्रीज करोगे तो एकदम से ही क्या होगा, थोड़ी सी ही सॉइल के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे हाई, और ये मैं मान लेता हूं कि जस्ट नीचे वाले सॉइल के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं। आपने इस पर लोड लगाया, वो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ही लोड लगाने पे क्या हुआ, नीचे वाली जो सॉइल है उसके अंदर स्ट्रेसेस अच्छे खासे डेवलप हुए, और इतने ही डेवलप स्ट्रेसेस में ये जो पर्टिकुलर हमारी फुटिंग है ये सेटल करने लग जाती है। ये हमारी जो फुटिंग है ये क्या करती है, सेटल कर जाती है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि पंचिंग जैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फुटिंग का। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट only small loads can cause huge settlement in such soil। तो अगर मैं पूछता हूं भाई फेलियर के टाइम पर क्या यहाँ पर जोन ऑफ फेलियर्स बने हैं, पूरे 3 जोन्स ऑफ फेलियर होते हैं ना, तो क्या यहाँ पर तीनों जोन्स ऑफ फेलियर बने, नहीं बने। सो मैं लिख सकता हूं दैट zones of failure are not developed, zones of failures are not developed, ठीक है ना। वही चीज यहां पर ये डायग्राम भी शो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछता हूं आपको यहाँ पर, ये भी बता दो, क्या कोई भी पर्टिकुलर सॉइल अभी प्लास्टिक स्टेट में आई होगी? नहीं यार, यहाँ पर ज्यादा कोई सॉइल है ही नहीं जो प्लास्टिक स्टेट में आई हो, क्योंकि स्ट्रेसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़े। प्लास्टिक स्टेट में नहीं आई, इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई वॉल्यूम चेंजेस होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नहीं होगा। सो यहाँ पर लिख सकता हूं दैट नेग्लिजिबल सॉइल विल बी इन प्लास्टिक स्टेट, और अगर प्लास्टिक स्टेट में ज्यादा सॉइल नहीं है तो पक्की बात है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज काफी कम होगा। सो मैं लिख सकता हूं दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी लेस,
और नेग्लिजिबल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी नेग्लिजिबल। अच्छा, यही जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसको ही मैंने क्या बोला कि भाई यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर हीविंग देखने को मिल रही थी आपके जीएसएफ में। तो इधर क्या हीविंग देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिल रही? क्योंकि सर सॉइल जो है अभी प्लास्टिक स्टेट में आई नहीं, उसके पहले ही क्या हो गया, यहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिल गया। तो मोस्ट ऑफ द फेलियर यहाँ पर, अगर इधर को प्लास्टिक स्टेट में नहीं आया तो स्लिपिंग भी नहीं हो सकती, और स्लिपिंग नहीं हो सकती दैट मीन्स यहाँ पर ओवरटर्निंग के चांसेस कम होंगे, एक्सेसिव सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट ओवरटर्निंग विल बी नेग्लिजिबल, बट क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट फेलियर विल बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट, सेटलमेंट। तो एक्सेसिव सेटलमेंट के कारण यहां पर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत ही इजी वे में यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए इसी तरह से मैं यहां पर अगर पीएसएफ का भी डायग्राम बना देता हूं, इसी पर्टिकुलर ग्राफ में कंपेयर करना है हम लोगों को। तो देखो बंचिंग शेयर फेलियर में क्या कोई ज्यादा लोड लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं, पहले से सेटलमेंट ज्यादा होने लग गया। सो दैट मीन्स यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एकदम से ही सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा लोड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये है हमारा पीएसएफ। आई होप शायद दोनों के ग्राफ क्यों बन रहे हैं ऐसे ऐसे, ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा। इन द सेम वे यहाँ पर अब चलिए नेक्स्ट बात करता हूं अबाउट द लोकल शियर फेलियर। ये कौन सी तरह की सॉइल में जनरली देखने को मिलता है? तो दैट जनरली ऑकर्स इन सॉइल ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। अब मीडियम कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल कौन सी होगी? मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बताओ चलो फटाफट कि मीडियम कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी हो सकती है? तो दैट कैन बी आइदर मीडियम स्टिफ क्ले और दैट कैन बी आइदर सिल्ट ऑल्सो, जनरली इन्हीं में देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है भी और ना भी है, मतलब मीडियम कंप्रेसिबिलिटी में बोल रहा हूं। इसका मतलब यहां पर जब मैं इस पर्टिकुलर फुटिंग पर लोड अप्लाई करूंगा, लेट दिस इज योर फुटिंग, ठीक है, तो जब मैं इस पर्टिकुलर फुटिंग पे लोड लगाऊंगा, इसेंट्रिक लोड हो गया, खैर सेंटर में कर देना इसको, लेकिन अगर मान लीजिए इस पे लोड अप्लाई करा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? थोड़ा सा मैं इसको चलिए छोटा कर देता हूं, फुटिंग को, डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो लेट दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि सर सेंटर वाला जोन तो डेवलप हो ही गया होगा कंप्लीटली, क्योंकि इतनी भी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं है इस पर्टिकुलर सॉइल की, लेकिन हाँ इतनी कम भी नहीं है कि सेंटर वाला भी पूरा ना बने और ये सेटल कर जाए। साइड वाला सेकेंड जोन भी बनेगा कुछ हद तक, लेकिन जो भी हमारे पूरे के पूरे जोन्स हो सकते थे वो पूरे डेवलप नहीं हुए होंगे। और ये जो पर्टिकुलर सॉइल है इसमें कुछ ही ऐसी सॉइल होगी जो कि प्लास्टिक स्टेट में आई होगी, कुछ तो आई होगी, कुछ आई है प्लास्टिक स्टेट में, इसलिए यहां पर क्या देखने को मिलेगा, दैट देयर विल बी सम हीविंग, ज्यादा नहीं तो कुछ तो हीविंग जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ सॉइल जरूर है यहाँ पर जो प्लास्टिक स्टेट में आई है ना, जहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा आए होंगे। जोन्स ऑफ फेलियर पूरे डेवलप नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक तो जरूर डेवलप हुए हैं। तो इंटरमीडिएट है, मतलब ना ही कंप्लीट और ना ही जीरो, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट जोन्स ऑफ फेलियर, या फिर चलिए लिख देता हूं दैट अपॉन इंक्रीज इन लोड द सॉइल डू नॉट सेटल इनिशियली, बट क्या होगा तब तक, बट स्ट्रेस जोन्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ जोन्स ऑफ फेलियर, इन्हीं को क्या बोलते हैं, और जोन्स ऑफ फेलियर will start developing. Meanwhile क्या होगा यहां पर, settlement will also cause और will also increase, ठीक है, बट
soil, but some soil will become plastic in state, will become plastic in state। और प्लास्टिक स्टेट में अगर कुछ सॉइल आ गई, इसका क्या मतलब है कि यहां पर सर कुछ वॉल्यूम इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स सम वॉल्यूम इंक्रीज विल ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। और कुछ अगर वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स हीविंग और बल्जिंग एट ग्राउंड लेवल, हीविंग और बल्जिंग will not be negligible but will be less than GSF से तो कम होगा, लेकिन हाँ PSF के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा यहाँ पर हीविंग देखने को मिलेगी आपके ग्राउंड लेवल पे, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर ऑफ कोर्स हीविंग देखने को मिलने वाली है। कुछ सॉइल जरूर प्लास्टिक स्टेट में आ चुकी है, इसलिए कुछ यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये बताओ फेलियर किसकी वजह से होगा? तो फेलियर कैन बी बिकॉज ऑफ बोथ। हो सकता है कि कुछ सेटलमेंट हो सकता है कुछ ओवरटर्निंग हो जाए। सो मैं लिख सकता हूं दैट फेलियर कैन बी बिकॉज ऑफ बोथ ओवरटर्निंग एंड बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट। एक्सेसिव सेटलमेंट तक तो नहीं जाएंगे, बट हाँ यहाँ पर ये जरूर बोल सकता हूं कि सेटलमेंट होगा, बिकॉज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो क्या यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे स्ट्रेस जोन्स या फेलियर जोन्स पूरे के पूरे कंप्लीटली डेवलप हुए? नहीं बोल सकता। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट जोन्स ऑफ फेलियर आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। और पूरी की पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर जोन्स ऑफ फेलियर डेवलप नहीं हुए। एंड साथ ही साथ में क्या बोल सकता हूं दैट C and phi मैक्सिमम वैल्यूज आर नॉट मोबिलाइज्ड। यहाँ पर जो C और phi की मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है वो अभी एक्शन में यहाँ पर नहीं आई होगी, ये भी चीज यहाँ पर बोल सकता हूं, आर नॉट मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो भी मैक्सिमम वैल्यूज है उतनी अगर रीच नहीं हुई तो एटलीस्ट 2/3, ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट 2/3 रेजिस्टेंस जरूर आ गया होगा एट द टाइम ऑफ फेलियर। दैट मीन्स कि यहां पर अगर मैं मोबिलाइज्ड वैल्यूज लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पर? मोबिलाइज्ड शेयर पैरामीटर्स की वैल्यूज मैं लिखूंगा अगर फॉर किसके लिए? फॉर LSF, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं दैट मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ कोहेजन विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो रेजिस्टेंस फाई नहीं बल्कि 10 फाई होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ अल्टीमेट वैल्यू। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये दोनों ही बातें हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं फॉर लोकल शेयर फेलियर। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात जरूर अभी भी यहाँ पर डाउटफुल है कि सर हम कोई भी पर्टिकुलर सॉइल में कब मानेंगे कि LSF हुआ या GSF हुआ। वैसे तो खैर प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स की मैं बात करता हूं तो न्यूमेरिकल्स में मेरे को कब LSF या GSF एज्यूम करना है, इसके लिए जरूर कुछ यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यूज होती है जिनकी बेसिस पे हम लोग ये बता पाते हैं कि हमारा GSF हुआ है सॉइल में कि LSF हुआ है। सो दैट आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सॉइल के पैरामीटर्स लिखता हूँ फॉर बोथ LSF एंड GSF, देन सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई की वैल्यू अगर मान लीजिए 36 डिग्री से ज्यादा है तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई यहाँ पर जो फेलियर होगा दैट विल बी योर GSF। लेकिन LSF माना जाएगा अगर 28 डिग्री से कम हो जाए फाई की वैल्यू। इन द सेम वे अगर SPT नंबर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 30 से ज्यादा आ जाए तो GSF बोला जाता है, 5 से कम हो जाए तो LSF बोला जाता है। इन द सेम वे रिलेटिव डेंसिटी
अब रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करी होगी फर्स्ट चैप्टर में, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, आईडी लिखते थे, क्या होता था Emax माइनस ई अपॉन Emax माइनस ई मिनिमम। तो उसी की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है वो डेंस है। जितनी सॉइल डेंस होगी, जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, उतना उसमें सेटलमेंट कम होगा। इन द सेम वे अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कम है, मतलब 30% से कम है, सॉइल कैसी मानी जाएगी, लूज है, हाई कंप्रेसिबिलिटी की या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल आप यहाँ पर बोल सकते हो। इन द सेम वे अगर मैं वॉइड रेशियो की बात करता हूँ तो वॉइड रेशियो की वैल्यू भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर वॉइड रेशियो कम है मतलब सॉइल क्या है, डेंस है, सॉइल डेंस, लो कंप्रेसिबल मतलब GSF। इन द सेम वे अगर मान लीजिए ये वॉइड रेशियो की वैल्यू ज्यादा है मतलब LSF हो सकता है। फॉर योर क्ले हम यहाँ पर चेक करते हैं UCS वैल्यू। अब UCS क्या होता है, दैट इज योर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ चैप्टर में आप UCS के बारे में देखते हो। जो 4 तरह के हमने शियर के टेस्ट देखे थे उन्हीं में से आता था एक अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो UCS की वैल्यू देखकर भी आप बता सकते हो, जैसे कि अगर GSF में बोल रहा हूं तो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से अगर UCS की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर GSF हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 80 से कम है तो मैं मान लेता हूं कि भाई वहां पर LSF देखने को मिलेगा। सो आई गेस यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है अबाउट GSF, LSF और PSF, ये थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई होगी, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए और स्टंप गाड़ना था, आपको क्या करना था, स्टंप गाड़ना था। तो स्टंप गाड़ने के लिए क्या करा आपने, इस तरह से स्टंप पकड़ा, ठीक है, इस तरफ से स्टंप पकड़ा और इस पे बैट से ठोकने लग गए, ठीक है। लेकिन नीचे की जो सॉइल है, ये मैं मान लेता हूं अभी फिलहाल जो सॉइल है वो क्या है, स्टिफ है, इनकंप्रेसिबल या लो कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल है। आप इस पर ठोकोगे तो क्या होगा, क्या ये एकदम से अंदर सेटल कर जाएगा, क्या एकदम से पंच हो जाएगा? सॉइल कैसी है, अभी कड़क है ना। तो जब सॉइल ठोस है, कड़क है, तो इस पर ठोकने पर ये एकदम से अंदर नहीं जाएगा, विकेट या स्टंप, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब ये अंदर नहीं जाएगा तो हो सकता है ये आड़ा टेढ़ा हो, कभी आपके हाथ पे लग जाए, बिल्कुल आप लोगों ने किया होगा। तो दैट मीन्स जब सॉइल ठोस होती, कड़क होती है, तो स्टंप एकदम से अंदर नहीं जाता, सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवर टर्निंग जरूर देखने को मिलती है। कौन सा फेलियर है वो, जिसमें सेटलमेंट नहीं होता लेकिन ओवर टर्निंग हो सकती है? तो दैट इज योर GSF। ठोस थी, इनकंप्रेसिबल सॉइल थी, तो वहां पर GSF हो रहा था इनिशियली। अब क्या करते हो, जब स्टंप अंदर नहीं जा रहा, सॉइल ठोस है, कड़क है, तो उसके लिए क्या कर देते हो, पानी डाल देते हो, सॉइल गीली हो गई। तो जो सॉइल है वो हो सकता है आपकी जो पहले स्टिफ क्ले थी, या वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट क्ले। अब जब सॉफ्ट क्ले है तो पक्की बात हो सकता है कि आप ऐसे ही जोर से फेंकोगे तो स्टंप गड़ जाए। बिल्कुल आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, बारिश के सीजन में अगर ग्राउंड बहुत गीला होता है तो कभी ना कभी शायद आपने ये भी किया होगा कि एकदम से स्टंप फेंक कर देखा होगा, गड़ गया। दैट मीन्स दैट इज फॉर द सॉफ्ट क्ले, जिसमें सेटलमेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सॉइल कैसी है, हाई कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल है, और उसमें वो जो फेलियर हुआ है वो कौन सा हुआ है, दैट इज योर पंचिंग शियर फेलियर। सो ऑफ कोर्स सॉफ्ट सॉइल में कौन सा फेलियर होता है, पंचिंग। हार्ड सॉइल में कौन सा होता है, स्टिफ सॉइल में कौन सा होता है, जनरल शियर फेलियर। और बाकी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल में क्या देखने को मिलता है, LSF देखने को मिलता है। आई गेस ये सभी बातें जो 3 तरह के शियर फेलियर से रिलेटेड है, किसमें कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये 100% दिमाग में याद हो गए होंगे आपको। जरूरी यही है एग्जाम में एक्सेल करने के लिए कि जो भी आप पढ़ो उसको प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेट कर लोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रह जाएगा। तो चलिए खैर इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।